के वक्त नूर खान एयरबेस की रनवे लाइट अचानक जल उठी। रात 11:30 बजे ईरानी विदेश मंत्री का विशेष विमान वहां उतरा और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसरों ने एयरबेस पर ही उनका इस्तकबाल यानी स्वागत किया। सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच ईरानी वफद डेलीगेशन को फौरन एक 5 सितारा होटल में ले जाया गया, जहां देर रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी से भी उनकी पहली मुलाकात हुई है। अब ये दौरा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ठीक इससे पहले तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी पॉलिसी नहीं बदलता और 2015 के परमाणु समझौते यानी JCPOA पर वापस नहीं आता, तब तक कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी। ईरानी नेतृत्व अमेरिका पर भरोसा करने से साफ मना कर चुका है और उनके लिए विटकॉफ और कुशनर जैसे चेहरे भी बातचीत के लिए भरोसेमंद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया, जिसमें फॉक्स न्यूज, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े चैनल और अखबार शामिल हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी मिडिल ईस्ट इन्वॉय स्टीव विटकॉफ और सीनियर एडवाइजर जेरड कुशनर, जो अब्राहम अकार्ड्स के आर्किटेक्ट रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, इस्लामाबाद जा सकते हैं। अमेरिका चाहता कि पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी करे, यानी ईरान और अमेरिका के बीच एक मध्यस्थ बने ताकि कोई न कोई रास्ता निकल सके। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इस वक्त ओमान और रूस के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस समझौते की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि ईरानी नेतृत्व अब ओमान और रूस का रुख कर रहा है। ओमान उस मुल्क के तौर पर उभरा है जिसने खुलकर ईरान का साथ दिया और अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ा होकर उसकी नीतियों की मुखालफत की है। दूसरी तरफ ईरान इस समय मुस्लिम उम्मा, पूरी दुनिया की मुस्लिम जमात में एक अलग ब्लॉक बन चुका है, यानी वह एक ऐसी सियासी और रणनीतिक ताकत बन चुका है जो अमेरिका और पश्चिमी गठबंधनों के मुकाबले अपना रास्ता खुद तय करता है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब ईरान ने हाल के महीनों में अपने विदेश नीति में साफ बदलाव किया। तेहरान अब अकेले खड़े होने की बजाय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ औपचारिक सैन्य समझौतों की तरफ बढ़ रहा है। इस कड़ी में ओमान और रूस का नाम सबसे आगे है। खबरें हैं कि ईरान के साथ ओमान जल्द ही एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है, जिसके तहत दोनों देश सैन्य अभ्यास, इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ काम करेंगे। इस बात को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले ओमान के रोल को देखना जरूरी है। जब पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी दबाव के चलते कई देशों ने ईरान से दूरी बनाना शुरू कर दी, तब भी ओमान वो इकलौता मुल्क रहा जिसने न सिर्फ ईरान के साथ संबंधों को तार होने से बचाया, बल्कि कई बार अमेरिका की खुलकर मुखालफत भी की है। ओमान ने हमेशा बातचीत और कूटनीति पर जोर भी दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच संदेश पहुंचाने वाले मध्यस्थों की भूमिका निभाई है। अब जब ईरान डिफेंस समझौते की तरफ बढ़ रहा है तो ओमान उसका पहला और सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। दूसरी तरफ रूस के साथ ईरान के रणनीतिक संबंध भी काफी बढ़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान एक दूसरे से काफी करीब आए हैं। ईरान ने रूस को ड्रोन और सैन्य तकनीक मुहैया कराई और अब दोनों देश एक व्यापक डिफेंस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये समझौता रूस और ईरान को एक औपचारिक सैन्य गठबंधन में बदल सकता है, जिसका मकसद पश्चिमी दबाव का सामना करना हो सकता है और मध्य एशिया, काकेशम और मध्य पूर्व में एक नए ध्रुव की तरह उभरना है। इस पूरे फलों को इस क्रम से समझें। सबसे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव के जवाब में ईरान ने अपनी परमाणु डील और पश्चिमी देशों से उम्मीदें लगभग छोड़ दी। फिर उसने अपना रुख पूर्व और दक्षिण की तरफ घुमाया, चीन यानी रूस और चीन की तरफ और खाड़ी में ओमान की तरफ। अब ईरान ओमान और रूस के साथ बातचीत को अंतिम चरण में पहुंचा चुका है। माना जा रहा है कि ईरान रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री के आने वाले दिनों में मस्कट, ओमान की राजधानी और मॉस्को की यात्राएं भी हो सकती हैं, जहां इन समझौते पर दस्तखत
किए जा सकते हैं। और यहीं से तीसरा और सबसे बड़ा पहलू सामने आता है, ईरान का मुस्लिम उम्मा में एक ब्लॉक बन जाना, यानी एक पावर बन जाना। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान अब खुद को मुस्लिम दुनिया के उस तबके का रहनुमा मान रहा है जो अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ जो पश्चिमी एजेंडे के साथ नहीं है। इनमें सीरिया, लेबनान, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में अंसारुल्लाह शामिल है। लेकिन साथ ही अब ओमान और रूस जैसे मुल्क भी औपचारिक तौर पर इस ब्लॉक का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। ईरान इस ब्लॉक का सैन्य और सियासी मरकज यानी केंद्र बन चुका है। दोस्तों अब देखना यह है कि इस ब्लॉक का असर कितना गहरा होगा। एक तरफ जहां सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश अब भी अमेरिकी सुरक्षा छाते के नीचे हैं, वहीं ईरान, रूस और ओमान की ये नई साझेदारी मध्य पूर्व में एक अलग ताकत का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर पैदा कर सकती है। ओमान की यह स्थिति खासी अहम है क्योंकि वो खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी का सदस्य है, लेकिन साथ ही ईरान का करीबी सहयोगी भी। आने वाले हफ्तों में जब ईरान और रूस के बीच डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे और ओमान खुलकर ईरानी मोहरों के साथ नजर आएगा, तब ये साफ हो जाएगा कि मुस्लिम उम्मा में एक मजबूत और संगठित ब्लॉक वाकई बन चुका है। फिलहाल ईरानी मीडिया और प्रेस टीवी जैसे चैनल इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ईरान अब अकेला नहीं है, बल्कि उसके पास ओमान और रूस जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं और वो पूरी मुस्लिम दुनिया में अपनी नीतियों के लिए एक मिसाल ब्लॉक बना चुका है। भाई साहब, वहीं दूसरी तरफ ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलायनिक ने बड़ा खुलासा किया है कि ईरान के मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। दोस्तों, ईरान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभी तक ईरानी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा इस जंग में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जनरल तलायनिक का कहना था कि ईरान ने अब तक जो मिसाइल हमले किए उसकी पूरी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। उनके शब्दों में, हमारी मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बयान ने ये साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान चाहे तो वो कहीं ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है और अभी तक उसने संयम बरता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस सीज फायर से ठीक पहले तक ईरानी सशस्त्र बलों का कब्जे वाली धरती यानी इजराइल के कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों के आसमान पर पूरा कंट्रोल था, यानी हवाई क्षेत्र पर ईरान की पकड़ मजबूत थी और उन्होंने इसे अपनी सैन्य क्षमता की एक बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया। ये दावा उस वक्त किया गया जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में संघर्ष विराम लागू है। वहीं दूसरी तरफ प्रेस टीवी ने करीब 11 घंटे पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को एक और बयान जारी किया। गालिबाफ ने इजरायली रेजिम के युद्ध मंत्री के बयानों के जवाब में कहा, यानी गुस्सा करो और इस गुस्से में ही मर जाओ। उन्होंने कहा कि दुश्मन का गुस्सा हमारी रहबरी के इर्द गिर्द हमारी एकता और उनकी साजिशों को नाकाम करने की वजह से है। गालिबाफ ने साफ कहा कि ईरानी कौम अपनी रहबरी के आसपास एकजुट है और यही एकता दुश्मन के लिए जहर की तरह है। उनका कहना था कि इजरायली रजीम के युद्ध मंत्री जो भी बयान दे रहे हैं वो असल में उनकी नाकामी और ईरान के खिलाफ उनकी चालों के नाकाम होने का नतीजा है। उन्होंने दुश्मन को मुखातिब करते हुए कहा, तुम हमें कमजोर नहीं कर सकते, न ही तुम हमारी मिसाइल ताकत को कम कर सकते हो। अब इस पूरे फ्लो को समझें। पहले इजराइल के युद्ध मंत्री ने कुछ बयान दिए जिसका ईरान ने संसदीय स्तर पर जवाब दिया। स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि इजराइल को ईरानी एकता से गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में मर जाए। फिर थोड़ी बाद ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने सैन्य स्तर पर अपना बयान देते हुए कहा कि उनकी मिसाइलों का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। यानी ईरान एक तरफ कूटनीतिक तौर पर दुश्मन को गुस्से में मरने की नसीहत दे रहा,
तो दूसरी तरफ सैन्य रूप से चेतावनी भी दे रहा है कि उसने अभी अपना असली हथियार नहीं दिखाया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान इन बयानों के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि संघर्ष विराम के बावजूद वो कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उसकी सैन्य ताकत बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब एक बहुत बड़ी खबर इजराइल से निकल कर आई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि वो प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। ये इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जबकि इजराइल गजा और लेबनान मोर्चों पर लगातार सैन्य अभियानों में व्यस्त है। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब प्रेस टीवी ने 14 घंटा पहले नेतन्याहू के हवाले से ये जानकारी दी। नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है और वो इसका इलाज करवा रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले कभी इस बीमारी का जिक्र नहीं किया था। उनके इस बयान ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए कि एक लंबे अरसे तक वह इसे छुपा कर क्यों रखे और यह बीमारी उनकी शासन करने की क्षमता और फैसलों पर क्या असर डाल सकती है। नेतन्याहू के इस खुलासे के पीछे क्या कारण है, ये फिलहाल साफ नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये इजहार तब किया जब वह एक मेडिकल जांच के दौरान थे। दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये खबर इजराइल की सियासी और सैन्य फाइलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों इजराइल पर गजा में युद्ध अपराधों, बंधकों के मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते लगातार आलोचनाएं हो रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रोस्टेट कैंसर का अगर समय पर पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो आमतौर पर यह ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक गंभीर बीमारी है। नेतन्याहू के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतने लंबे वक्त तक ये राज क्यों छुपाए रखा। कुछ लोग इसे नेतन्याहू की सियासी मजबूरी बता रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि एक नेता का स्वास्थ्य साफ होना चाहिए ताकि लोगों को उसकी फैसला लेने की क्षमता पर भरोसा हो सके। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब सेंटकॉम ने बात की पुष्टि की है कि निमित्स क्लास कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिंद महासागर में आ चुका है। ये कैरियर 31 मार्च को वर्जीनिया के नॉरफोक नेवल बेस से रवाना हुआ था और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए मिडिल ईस्ट पहुंचा है। अब एक कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरब सागर में है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो लाल सागर में के साथ मिलकर ईरान के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बना चुका है। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि यूएसएस बुश अमेरिकी नौसेना के निमित्स क्लास का आखिरी और सबसे आधुनिक कैरियर है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने साफ कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसे और सख्त किया जाएगा। अब तक 34 जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर कहा है कि वो इस समझौते के लिए बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। उनका कहना है कि मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते से इनकार करता है तो अमेरिकी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका पहले ही ईरान के 75% लक्ष्यों को निशाना बना चुका है। दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक ये 3 कैरियर की तैनाती सिर्फ दबाव बनाने से कहीं अधिक मानी जाती है। न्यूज वीक के अनुसार ये 2003 के इराक युद्ध के बाद पहली बार है जब इतनी बड़ी नौसैनिक ताकत जमा की गई। ये हर कैरियर के साथ 2 या 3 डिस्ट्रॉयर विध्वंसक भी होते हैं जो टोमाहाक लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस होते हैं। इसका मतलब है कि अगर ट्रंप आदेश देते हैं तो अमेरिका के पास ईरान के अंदर गहरे तक हमला करने की काफी क्षमता है। फिलहाल अमेरिका समुद्री रास्तों पर ईरानी
तेल की नाकाबंदी कर रहा है और कह रहा है कि समय ईरान के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिकी धमकियों के बीच किसी भी बातचीत से इनकार कर रखा है। ये तीन कैरियर्स की मौजूदगी ये साफ संकेत दे रही है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले कुछ दिनों में देखना ये होगा कि यह दबाव ईरान को बातचीत की मेज पर लाता है या फिर इस क्षेत्र में एक बार फिर जंग की शुरुआत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।